जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम जो प्रैक्टिस सेट चला रहे थे आपका जीके जीएस का, उसमें नौवां प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल कोट है, आपको जो ऊर्जावान बनाएगा। आप रुक सकते हैं लेकिन समय आपके लिए नहीं रुक सकता। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय बर्बाद ना करें। समय सबसे कीमती होता है। जब हम समय को ऐसे बर्बाद करते हैं ना, तो समय हमको हमको बाद में जाकर के बहुत बर्बाद करने वाला होता है। तो इसीलिए जो समय मिला है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हो, ठीक है, उस समय को यूटिलाइज करके आप अपने परफॉर्मेंस को और बढ़ा सकते हैं, ताकि जो परीक्षा में हम बेहतर से बेहतर अपना रिजल्ट देख सकें। इसी ऊर्जावान कोट के साथ आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं, और यह है आपका पहला प्रश्न। आशा करता हूं कि आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे। जो भी बातें यहां पर लिखी जाती है उन सभी को नोट डाउन करते आप चलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भारत खंडे संगीत संस्थान। ये भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना की बात करता हूं तो 1956 में 26 में हुई थी। और ये कहां पर अवस्थित है? तो ये आपका लखनऊ में अवस्थित है। ठीक है, लखनऊ में अवस्थित है। वहीं राज्य ललित कला अकादमी की बात करता हूं तो 1962 में इसकी स्थापना होती है। और यह भी कहां पर है आपका? यह भी आपका लखनऊ में है। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की बात करता हूं तो 1963 में इसकी स्थापना, यह भी कहां पर होती है? आपकी लखनऊ में होती है। ठीक है, और भारतेंदु नाट्य अकादमी की बात करता हूं तो इसकी स्थापना 1975 में, यह भी कहां पर होती है? तो यह भी सभी आपकी लखनऊ में होती है। भारत खंडे संगीत संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी और आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये सभी कहां पर हैं? तो आपके लखनऊ में है। वही भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में होती है। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में होती है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1963 में होती है। और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में होती है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सबसे जो उत्तरी स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो कहां से कहां तक आपकी फैली हुई थी? तो ये आपका उत्तर होने वाला है, ये आपका पूरब होने वाला है, ये आपका दक्षिण होने वाला है, और ये आपका पश्चिम होने वाला। ठीक है, अगर मैं उत्तर की बात करूं तो उत्तर में एक क्षेत्र मिलता है, स्थल मिलता है, जिसका नाम है मांडा। क्या नाम मिलता है? मांडा। और ये है कहां पर? तो आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपका मांडा नामक स्थल आपका देखने को मिलता है। किस नदी के किनारे है? तो आपका ये चिनाब नदी के किनारे आपका पड़ता है। ठीक है, तो उत्तरी स्थल कौन सा है? आपका मांडा है। वहीं अगर पूर्वी स्थल की बात करता हूं तो आपका जो पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। और ये कहां पर पड़ता है आपका? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में ये जगह पड़ती है। और किस नदी के किनारे है? तो ये आपकी हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो आपका हिंडन नदी इसका सही नदी होने वाली है। दक्षिण की बात करता हूं तो दक्षिण में आपका दैमाबाद पड़ता है। तो दैमाबाद आपका महाराष्ट्र के अहमदनगर में पड़ता है। ठीक है, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में। और गोदावरी के किनारे ये स्थल आपका पड़ता है। किसके किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। वही अगर पश्चिम की बात करूं तो बलूचिस्तान में, कहां पर? बलूचिस्तान में आपका एक स्थान पड़ता है बलूचिस्तान में, जिसका नाम है सुतकांगे डोर। क्या नाम है? सुतकांगे डोर। तो सुतकांगे डोर जो है वो बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये आपका दाश्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो आपका दाश्क नदी के ये किनारे है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में कि मांडा सबसे उत्तरी है। ठीक है, अगर मैं उत्तर से दक्षिण की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिण आपकी 1400 किलोमीटर में फैली हुई थी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी थी? तो 1400 किलोमीटर थी। अगर मैं पश्चिम से लेकर के अगर पूरब की बात करूं तो ये चौड़ाई जो थी इसकी वो आपकी 1600 किलोमीटर थी। कितनी थी? तो 1600 किलोमीटर थी। ठीक है, और ये मैप जो है वो क्या है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये कैसी सभ्यता
थी। अगर मैं इसके आकार की बात करूंगा तो इसका आकार था त्रिभुजाकार। कैसा था? तो त्रिभुजाकार इसका आकार था। और यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी। तो इसका ऑप्शन यानी कि उत्तर में मांडा था, पूर्व में आलमगीरपुर था, दक्षिण में दैमाबाद था और आपका पश्चिम में सुतकांगे डोर था। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो उत्तरी स्थल कौन सा है? आपका मांडा है। ठीक है, सुतकांगे डोर सबसे पश्चिमी स्थल है, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है, दैमाबाद आपका सबसे दक्षिणी स्थल है और सबसे उत्तरी स्थल आपका होने वाला है मांडा। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मुगल शासक ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? जो राजा राममोहन राय हैं भारतीय पुनर्जागरण के दूत माने जाते हैं। उनको जो राजा की उपाधि थी, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। इसने इनको राजा राममोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए कहां भेजा था? तो आपका लंदन भेजा था या इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, जिसके एवज में या जिसके बदले इसने इनको राजा की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, अगर मैं मोहम्मद शाह की बात करता हूं तो इसका एक और नाम मिलता है जिसको रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के ही टाइम पे आपके हैदराबाद क्या हुआ था? हैदराबाद आपका मुगल शासकों से निकला था। ठीक है, हैदराबाद की स्थापना 1724 में आपका चिनक्लिज खान नाम का एक व्यक्ति करता है, जिसका नाम था चिनक्लिज खान। ठीक है, तो चिनक्लिज खान ने हैदराबाद की स्थापना 1724 में की, यानी कि स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया मुगल बादशाह से। ठीक है, बहादुर शाह जफर की बात करता हूं तो 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की जो विद्रोह था या क्रांति थी, वो किसके टाइम पे हुई थी? तो आपका बहादुर शाह जफर के टाइम पे। और इसको 1862 में कहां पर निर्वासित कर दिया? तो आपका रंगून निर्वासित कर दिया था। कहां पर? आपका रंगून में। ठीक है, जो म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी। वही शाह आलम द्वितीय की बात करता हूं तो इसने शाह आलम द्वितीय की बात करता हूं तो ये आपका जो शाह आलम द्वितीय था, ठीक है, तो बहादुर शाह जफर आपका 1857 की क्रांति में था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय की बात करता हूं तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था इसके टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपकी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो आपका दिल्ली बहादुर शाह जफर, यानी कि आपको बताना है कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के समय किस जगह से किसने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो जिसका नेतृत्व वहां सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो दिल्ली का बहादुर शाह जफर बिल्कुल सही है, या आपका वक्त खां इसका एक सेनापति था, तो वक्त खां का भी नाम कहीं कहीं मिलता है। इलाहाबाद की बात करूं तो लियाकत अली हो जाएगा। वहीं बरेली की बात करूं तो खान बहादुर खान हो जाएगा। वहीं बिहार की बात करूं तो नाना साहब इसके आपका नाना, बिहार की बात करूं तो बिहार का नाना साहब नहीं थे। ठीक है, तो बिहार से कौन था? तो आपके कुंवर सिंह थे। कौन थे? तो कुंवर सिंह ने बिहार से आपका नेतृत्व किया था। और नाना साहब ने कहां से किया था? तो नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व 1857 की क्रांति का किया था। ठीक है, और नाना साहब को ही आप धोंधू पंत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो धोंधू पंत किसको कहा जाता है? तो आपका नाना साहब को कहा जाता है। और ये तीनों क्या है? सुमिलित है। इतनी बात है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी प्लेट बड़ी प्लेट नहीं है? कौन सी नहीं है? तो बड़ी प्लेट नहीं है। ठीक है, आपको बता दें कि जो WJ मॉर्गन था, जो WJ मॉर्गन साहब थे, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इन्होंने दिया था। और यह सिद्धांत कब दिया था? तो 1967 में यह सिद्धांत आपका दिया था। किसने दिया था? WJ मॉर्गन ने। इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी का स्थल खंड है वो कई प्लेटों में विभाजित है, कई प्लेटों में विभाजित है, जिसमें आपका 7 तो बड़ी प्लेटें हैं। कितनी बड़ी प्लेटें कौन सी हैं? तो 7 हैं। ठीक है, और 20 छोटी प्लेटें हैं। और इन्हीं प्लेटों के किनारे छोटी प्लेटें हैं। तो इन्हीं प्लेटों के किनारे जो आपकी कह सकते हो आप पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, भूकंप की प्रक्रिया या आपकी ज्वालामुखी की प्रक्रिया इत्यादि सारी चीजें इन प्लेटों के किनारों पर ही क्या होती हैं? गठित होती हैं।
ठीक है। तो ये डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने बताया था, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने कि जो स्थल खंड है वो आपका 7 बड़ी प्लेटों में तथा 20 छोटी प्लेटों में विभाजित है। तो बड़ी प्लेट नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है नचका। तो नचका जो प्लेट है वो आपकी छोटी प्लेट है। कैसी प्लेट है? छोटी प्लेट है। और ये आपका जो आपका दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के किधर साइड है? तो आपकी पश्चिम साइड है। ठीक है। वहीं अफ्रीकन प्लेट बड़ी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट है, और अंटार्कटिका आपकी बड़ी प्लेट है। ठीक है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है? तो सबसे बड़ा द्वीप है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ग्रीनलैंड। ठीक है। जो ग्रीनलैंड है वो आपका सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। अगर मैं ग्रीनलैंड की स्थिति की बात करता हूं तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ग्रीनलैंड की अवस्थिति कहां पर है। ठीक है। जो ग्रीनलैंड की अवस्थिति है वो आपकी कुछ अंटार्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। ये आपका भारत हो जाएगा। ठीक है। ये आपका जापान वाला रीजन, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला। ठीक है। यहां पर आपका पड़ता है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है। तो ये वाला आपका द्वीप है पापुआ न्यू गिनी, और यहां पर आपका पड़ता है, यहां पर आपका ये है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है। तो ये आपका ग्रीनलैंड तो किस महासागर में अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में। ये क्या है आपका? अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में ये आपका द्वीप देखने को मिलता है। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर आपका द्वीप मिलेगा जिसको आप कहते हो ग्रेट ब्रिटेन। ये कौन सा है? तो ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। ये ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, ये आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। वहीं अगर मैं मेडागास्कर की बात करता हूं तो मेडागास्कर द्वीप जो है आपका हिंद महासागर का द्वीप है। किसका है? तो हिंद महासागर का आपका द्वीप है। ठीक है। तो हिंद महासागर का कौन सा द्वीप है आपका? ये है आपका मेडागास्कर। कौन सा है? तो मेडागास्कर। वहीं अगर मैं पापुआ न्यू गिनी की बात करता हूं तो न्यू गिनी आपका ये ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा कह सकते हो आप किधर पड़ता है? तो आपका पूर्व उत्तर में। ठीक है। उत्तर पूर्व में आपका पापुआ न्यू गिनी पड़ता है। ठीक है। ये लोकेशन थी आपकी कि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। उसके बाद आपका मेडागास्कर, उसके बाद न्यू गिनी। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका न्यू गिनी आता है और पहले नंबर पर आपका मेडागास्कर ग्रीनलैंड आता है। ठीक है। तो ये लोकेशंस थी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ग्रीनलैंड। ठीक है। न्यू गिनी की लोकेशन देखिए आपने, ये कहां पर है? आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में पड़ता है। मेडागास्कर अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके पूर्व साइड में पड़ता है, और ग्रेट ब्रिटेन जो यूरोप है उससे अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है। ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी नहीं है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है लोहित, दिहांग, मानस। ये सभी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है, लेकिन मंजरा आपकी गोदावरी की है। किसकी है? तो मंजरा जो है आपकी गोदावरी नदी की सहायक है। अगर मैं गोदावरी के उद्गम की बात करूं तो गोदावरी का जो उद्गम है वो आपका त्रंबकम पहाड़ियों से है। क्या? त्रंबकम पहाड़ियों से। ठीक है। ये कहां पर पड़ती हैं आपकी? तो महाराष्ट्र के नासिक में ये पहाड़ियां पड़ने वाली हैं। तो त्रंबकम पहाड़ी से इनका उद्गम है, और गोदावरी जो है आपकी अपना जल विसर्जित करती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। इसकी मैं और सहायक की बात करता हूं तो सहायक नदियों में बात करता हूं तो आपकी प्राण गंगा है। ठीक है। प्राण गंगा है ना, आपकी बेन गंगा है। ठीक है। बेन गंगा है। ठीक है। आपकी इंद्रावती है। ठीक है। इंद्रावती है, और आपकी पेन गंगा है। पेन गंगा है। तो ये सभी जो नदियां हैं ये किसकी सहायक है? ये आपकी गोदावरी की सहायक है। ठीक है। और वहीं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में बात करता हूं तो लोहित, दिहांग, मानस आपकी इसमें हो जाएगी आपकी सुबनसिरी। कौन होने वाली है? आपकी सुबनसिरी। ठीक है। संकोच हो जाएगी। ठीक है। और आपकी तीस्ता होने वाली है। ठीक है। तो ये नदी किसकी सहायक है? आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। इस क्वेश्चन में इतनी बातें। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किन दांतों का उपयोग भोजन को चीरने और फाड़ने में किया जाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर यूज टू टीयर फूड्स? ठीक है, तो चीरने और फाड़ने में किन का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होने वाला है आपका कैनाइन, है ना। तो कैनाइन का प्रयोग हम इसको भोजन को चीरने और फाड़ने में करते हैं, यानी कि रदनक का। ठीक है, वही कृंतक की बात करूं या आपके इनको इंसीजर बोलते हैं, है ना, इनकी बात करूं तो ये आपके भोजन को तोड़ने में काम आते हैं। ठीक है, भोजन को तोड़ने में काम कौन से आते हैं? तो भोजन को तोड़ना आपका कृंतक करते हैं। वही अग्रचवणक की बात करता हूं तो ये भोजन को काटने या माफ कीजिएगा, ठीक है, वह ये कृंतक करते हैं। कृंतक का काम क्या है? कृंतक का काम है भोजन को काटना। ठीक है, तो भोजन को काटना आपका कृंतक करते हैं। ठीक है, वहीं अगर अग्रचवणक की बात करूं तो भोजन को तोड़ने का काम ये करते हैं। ठीक है, तो भोजन को तोड़ने का काम अग्रचवणक करते हैं। वहीं चवणक की बात करूं तो ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, तो भोजन को पीसने का काम आपके अग्रचवणक चवणक करने वाले हैं। ठीक है, तो चार तरह के होते हैं विषम दंती, अगर आधार पर देखूं, ठीक है, तो विषम दंती जो दांत होते हैं वो आपके चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवणक और चवणक, या आप इंसीजर, ठीक है, कैनाइन, आपके प्रीमोलर और मोलर, है ना। अगर मैं कृंतक की बात करता हूं तो ये भोजन को काटते हैं। रदनक की बात करता हूं तो ये भोजन को चीरते और फाड़ते हैं। अग्रचवणक की बात करता हूं तो ये भोजन को तोड़ने के काम आते हैं। वहीं चवणक की बात करता हूं तो भोजन को पीसने के ये काम आने वाले हैं। ठीक है, वहीं अगर दांतों के अध्ययन की बात करूं तो ये आपका ओडोंटोलॉजी हो जाएगा। क्या? ओडोंटोलॉजी आपके दांतों का अध्ययन हो जाता है। ठीक है, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य आपको बताना है। ठीक है, अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो ये आपका आरबीसी में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है आपका? तो आरसीबी में, आरबीसी में, है ना। तो रेड ब्लड कार्पल्स में ही आपका पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है? तो प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, यानी कि प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों। तो इसका काम ऑक्सीजन का बेसिकली परिवहन करना है। ठीक है, ऑक्सीजन का या कह लो गैसों का परिवहन करने का काम किसका होता है? तो हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन कहां पर पाया जाता है आपका? आरबीसी में। ठीक है, तो कहां पर पाया जाता है? आरबीसी में। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करता हूं तो हीमोग्लोबिन सबसे तेज रिएक्शन करता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये आपका रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये आपका बनाता है, जिसके कारण कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं, इसके चलते सीओ को दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दम घोटू गैस किसको कहते हो? तो दम घोटू गैस आप किसको कहते हो? तो सीओ को, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है? आपका दम घोटू गैस कहा जाता है। ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेज रिएक्ट करती है, जिसके चलते ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कोशिकाओं को धीरे धीरे मारने लगता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है? आपका दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में उत्सर्जी अंग नहीं है? तो उत्सर्जी अंग नहीं है, आपको बताना है। त्वचा उत्सर्जी अंग है, फेफड़े उत्सर्जी अंग है, वृक्क उत्सर्जी अंग है, लेकिन हृदय उत्सर्जी अंग नहीं है। इसका काम केवल और केवल रक्त को पंप करना है। ठीक है, रक्त को पंप कौन प्रदान करता है? यानी कि पंप कौन करता है? तो हृदय करता है, हार्ट करता है। वही त्वचा आपका जैसे आपका पसीने को बाहर करके तो जो शरीर का तापमान है उसको नियंत्रित करती है। वही फेफड़ों की बात करूं तो ये O2 को अंदर लेकर के या गैसों का आदान प्रदान करता है और CO2 को बाहर निकाल देता है। वही वृक्क की बात करूं तो ये जो रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण आपके किडनी करती है। ठीक है, कौन करता है? तो किडनी करती है। तो रक्त का शुद्धिकरण। ठीक है, इसका मतलब यह है कि रक्त में जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ये किडनी परानिस्यंदन की क्रिया के द्वारा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया के द्वारा उन शरीर से उनको बाहर कर देती है और मूत्र बना देती है। ठीक है, और जो रक्त होता है उसको शुद्ध करती है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पीएच पैमाना बनाया था। तो पीएच पैमाना किसने बनाया था? तो ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है सोरेनसन। सोरेनसन ने
पीएच स्केल बनाया था। ठीक है, पीएच स्केल इसने बनाया था। अब पीएच स्केल जो बनाने के पीछे कारण था इसका कि इसने क्या किया कि जो आपका H+ आयन था उसको OH नेगेटिव आयन के साथ मिलाया। तो मिलाने के बाद जो अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया में आपका क्या बना, तो H2O बना। ठीक है, H2O बना, जो क्या कह सकते हो आप, ये एक मतलब कह सकते हो जल बना। ठीक है, और इसका जो पीएच स्केल पर वैल्यू आई वो कितनी आई, 7 आई। और इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया उदासीन। इसको क्या कहा गया, उदासीन। ठीक है, तो जो पीएच स्केल का जो निर्धारण होता था वो आपका एक तो हाइड्रोक्सिल आयन, एक तो इसको क्या कहा गया, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन, और इसको हाइड्रोनियम आयन कहा गया। इसको क्या कहा गया, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसको हाइड्रोनियम आयन कहा गया। जब हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में मिलते हैं तो उदासीन अभिक्रिया कैसी हो जाती है, उदासीन हो जाती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर जब H+ की मात्रा अगर जल में ज्यादा होगी या किसी भी यौगिक में अगर H+ की मात्रा या हाइड्रोनियम की मात्रा ज्यादा होगी किससे, हाइड्रोक्सिल आयन से, तो वो उस पदार्थ का नेचर जो होगा वो कैसा होगा, तो उस पदार्थ का नेचर हो जाएगा अम्लीय। कैसा हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है, अगर H+ की मात्रा कैसी होगी, OH नेगेटिव से कम होगी, OH नेगेटिव से कम होगी, तो वो क्या हो जाएगा आपका, उसका नेचर, उस पदार्थ का नेचर कैसा होने वाला है, क्षारीय होने वाला है। ठीक है, अगर मैं H+ आयन की जो मात्रा है वो अगर OH नेगेटिव के बराबर हो जाएगी तो ये वाला जो नेचर है इस पदार्थ का उदासीन होने वाला है। ठीक है, उदासीन होने वाला है। तो इस पीएच स्केल को किसने बनाया था, तो आपका सोरेनसन ने इसको बनाया था। ठीक है, आरहेनियस ने क्या कहा था, आरहेनियस ने यह कहा था कि जो भी यौगिक हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो जल में घुलने के बाद अगर H+ आयन छोड़ देते हैं तो वो आपका अम्ल होगा। अगर जल में घुलने के बाद H+ आयन छोड़ दें तो वो आपका अम्ल होगा, और जल में घुलने के बाद अगर OH नेगेटिव छोड़ दें तो वो आपका क्षार होगा। ठीक है, तो ये बताया था आपका आरहेनियस ने। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। जब H+ आयन का वैल्यू ज्यादा होता है OH नेगेटिव से तो वो पदार्थ अम्लीय होता है। H+ आयन का वैल्यू OH नेगेटिव से कम होता है तो आपका वो पदार्थ क्षारीय होता है। ठीक है, वहीं H+ और OH नेगेटिव की वैल्यू इक्वल होती है तो वो पदार्थ उदासीन हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बल के कारण कोई द्रव अपने क्षेत्रफल को कम से कम रखने की कोशिश करता है। ठीक है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस डज अ फ्लूइड ट्राई टू कीप इट्स एरिया टू अ मिनिमम, है ना, कम से कम रखने की कोशिश करता है। तो वो बल आपका होने वाला है पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण जो कोई भी द्रव होता है वो अपने एरिया को कम से कम रखने की कोशिश करता है। ठीक है, और इसी पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें ऊपर से गिरती हैं तो उनका आकार कैसा हो जाता है, उनका आकार गोल हो जाता है। ठीक है, तो उसके पीछे कारण कौन सा है, तो पृष्ठ तनाव ही है ना। अगर मैं ससंजक बल की बात करता हूं तो ये एक समान पदार्थों पर, यानी कि जो कण जो एक समान कणों पर लगने वाला बल है। ठीक है, एक समान कणों पर लगने वाला ये बल है। ठीक है, वहीं असंजक की बात करता हूं तो असमान कणों के मध्य लगने वाला ये बल है। असमान कणों के मध्य, असमान कणों के मध्य कौन सा बल लगता है, तो उसको कहते हो आप असंजक। और जो एक समान कणों के साथ लगता है, एक जैसे कणों के मध्य लगता है, उसको आप ससंजक कहते हो। ठीक है, अगर जैसे मैं एक बात करता हूं तो ये आपका एक ग्लास हो जाएगा और ग्लास में आपका क्या भरा हुआ है, और ये आपका पानी भरा हुआ है। ठीक है, में पानी के कणों के मध्य, जो पानी और पानी है उसके कणों के मध्य जो लगने वाला बल है उसको आप क्या कहते हो, उसको आप ससंजक कह दोगे, ससंजक कहते हो, है ना। और वहीं आपका जो पानी के कण हैं और ग्लास के जो कण हैं, ठीक है, इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा वो आपका कौन सा होगा, तो ससंजक हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपका पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव अपने क्षेत्रफल को कम से कम रखने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है, एक गुजारिश है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, है ना, और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिएगा और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है 352 के तहत, और कौन करता है आपका, तो राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। कब करते हैं, जब मंत्रिमंडल की या आप कह सकते हो कैबिनेट की, ठीक है, किसकी, कैबिनेट की, जब लिखित सिफारिश आप राष्ट्रपति को दोगे तब ही वो 352 लागू करेंगे, ठीक है। 356 में आपका कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन, किसका, राष्ट्रपति शासन की इसमें बात कही गई है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की इसमें बात कही गई है। जब राज्यपाल को यह ज्ञात होता है कि इस राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति से आह्वान करता है राज्यपाल कि आप आइए और इस राज्य का या इस स्टेट का जो भी प्रशासन है, आप जो भी शासन है आप चलाइए, ठीक है। तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हो, राष्ट्रपति शासन कहते हो। और कौन सा अनुच्छेद इसको लगवाता है, तो 356 लगवाता है। 360 की बात करता हूं तो वित्तीय आपातकाल की इसमें बात कही गई है, किसकी, वित्तीय आपातकाल की बात इसमें कही गई है। और भारत में 3 तरह के ही आपातकाल आपको देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 होता है, राष्ट्रपति शासन 356 होता है, और 360 आपका वित्तीय आपातकाल होता है। वित्तीय आपातकाल की बात बता दूं कि अभी तक ये भारत में लागू नहीं किया गया है एक भी बार। अनुच्छेद 301 की बात करूं तो इसमें संपत्ति का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है आपका, 300A में है, ठीक है, कौन से में है, 300A में। और ये कैसा अधिकार है, ये एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा है, ठीक है। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का स्वरूप आपको बताना है कैसा है। तो मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप होता है वो आपका नकारात्मक होता है। नकारात्मक क्यों होता है, क्योंकि ये सरकार पर प्रतिबंध लगाते हैं। सरकार पर क्या लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती, है ना। जैसे अगर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मौलिक अधिकारों को जो संरक्षण मिला है वो आपका सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अगर मौलिक अधिकारों का खंडन करने की या उनको कम करने की अगर चेष्टा की जाती है सरकार के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है और सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस कंडीशन में आमने सामने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, सरकार पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका स्वरूप कैसा होता है आपका, नकारात्मक। वहीं में अगर डीपीएसपी की बात करूं, ठीक है, डीपीएसपी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनकी बात करूं तो उनका स्वरूप आपका सकारात्मक देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करता हूं तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये आपके संविधान, जो भारतीय संविधान है उसके भाग 3 में है। किसमें है, भाग 3 में इनका वर्णन है। और इनका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपको 12 से लेकर के 35 तक देखने को मिलता है, ठीक है। और इनका अगर मैं बात करूं तो इनको लागू करवाया जा सकता है। तो ये कैसे हो जाएंगे, इनको प्रवर्तनीय है, यानी कि इनको न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। तो ये कैसे हैं, प्रवर्तनीय हैं, यानी कि लागू कराया जा सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का लागू कराया जा सकता है, मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर के, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर के आर्टिकल 32 के तहत अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हो, ठीक है, जा सकता है, ठीक है। तो इनका ये भी क्या हो जाएगा, आपका प्रवर्तनीय हो जाएंगे। और ये कैसे हैं, तो वाद योग्य हैं। कैसे हैं, वाद योग्य हैं, है ना, इन पर केस लड़ा जा सकता है। अगर वही बात है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप मौलिक अधिकारों के हनन में सुप्रीम कोर्ट जाने की जो आपको इजाजत देता है वो आपको आर्टिकल 32 देता है। कौन सा, आर्टिकल 32। और वहीं अगर हाई कोर्ट की बात करूं तो आपको आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो
तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी होने वाली है आपका 30 वर्ष। कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। ठीक है, आपको पता है कि ये आधा घंटा का सेशन लगभग होता है और इसमें आपको तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें, आपका समय भी बचा सकें और ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन कराने की एक मतलब जो है मंशा है हमारी, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो 30 वर्ष आपकी राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या होती है? आपकी उम्र होती है। वहीं 35 वर्ष की बात करूं तो राष्ट्रपति बनने की जो उम्र होती है आपकी न्यूनतम, राष्ट्रपति बनने की जो वो आपकी 35 वर्ष होती है। वहीं 25 वर्ष की बात करूं तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता आपकी कितनी वर्ष है? आपकी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता जो उम्र है आपकी 25 वर्ष है। 18 वर्ष की बात करूं तो ग्राम सभा का सदस्य बनने की जो योग्यता है वो कितनी है आपकी? ग्राम सभा का सदस्य। ठीक है, ग्राम सभा का सदस्य आप बन सकते हो कब? आपकी उम्र कितनी हो? आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो। ठीक है, तो आप ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हो, यानी कि जो वोट डालने का जो अधिकार मिल जाता है तो आपको वो ग्राम सभा का सदस्य आप ऑटोमेटिक बन जाते हो। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिली। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? जो आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपका 21 मार्च। आज मनाया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर 22 मार्च की बात करूं तो इस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ठीक है, वहीं 7 अप्रैल की बात करूं, ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 7 अप्रैल को। ठीक है, वहीं अगर मैं 22 अप्रैल की बात करूं तो आपका विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है आपका? 22 अप्रैल को। ठीक है, और वहीं अगर मैं देखो, एक होता है आपका 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च, एक होता है आपका 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल, और एक होता है आपका 22 मई, है ना, 22 मई। ठीक है, तो ये तीनों याद करने के लिए इस दिन आपका वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन आपका अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, अर्थ डे मनाया जाता है, और आपका 22 मई को, ठीक है, बायोडायवर्सिटी मनाया जाता है। बायोडायवर्सिटी, ठीक है, डे मनाया जाता है। बायोडायवर्सिटी डे यानी कि वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है आपका? 22 मई को। 22 मार्च वाटर, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मई को आपका विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिली। अगला क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो 2015 में हुई थी। ठीक है, आपको पता है कि 1950 में जो आपका योजना आयोग बना था, उसके स्थान पर योजना आयोग को खत्म करके आपका नीति आयोग को इंट्रोड्यूस करा गया था, है ना। वहीं अगर 1952 की बात करूं तो विश्व आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना होती है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब बनता है आपका? 1952 में। ठीक है, और 2017 की बात करूं तो 2012 से लेकर के 2017 तक आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम है। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम कब से कब तक है आपका? 2002 से लेकर के 2017 तक। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथक से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कथक से संबंधित नहीं है, इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन होने वाला है आपका मृणालिनी साराभाई। जो मृणालिनी साराभाई हैं वो कथक से संबंधित नहीं है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सुखदेव महाराज, ये तीनों कथक से संबंधित। आपको पता है कि जो कथक है वो आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भारत में कितनी है? 8 है। ठीक है, इसमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, ये तीनों कथक से संबंधित हैं। वहीं मृणालिनी साराभाई की बात करूं, ठीक है, तो ये आपके दो शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है। पहला है आपका भरतनाट्यम, ठीक है, पहला है आपका भरतनाट्यम, और दूसरा है आपका कथकली, दूसरा है आपका
कथकली, ठीक है। कथक, अगर भरतनाट्यम की बात करूं तो ये तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है, वहीं कथकली की बात करूं तो ये आपका केरला क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। कथकली के साथ साथ मोहिनी अट्टम, आपका मोहिनी अट्टम जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो भी आपका किससे संबंधित है, आपका केरला से संबंधित है, ठीक है। वहीं अगर मैं कुचिपुड़ी की बात करूं तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। वहीं ओडिसी की बात करूं तो जो ओडिसी है आपका वो आपका उड़ीसा से हो जाएगा। वहीं अगर मैं मणिपुरी की बात करूं तो जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है वो आपका मणिपुर से हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में, यानी कि 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। पहला कथक हो गया, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा ओडिसी, चौथा मणिपुरी, पांचवा भरतनाट्यम, छठवा आपका कथकली, सातवां आपका मोहिनीअट्टम और एक होता है आपका सत्रिया। कौन सा होता है, तो आपका सत्रिया। सत्रिया कहां का नृत्य है, तो ये आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा आसाम का, ठीक है। इतनी बातें हैं इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया। कब, 2013 में नहीं किया गया, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, ठीक है। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइट्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2013, है ना। तो नहीं किया गया, तो कब, कौन कौन सा नहीं किया गया, तो इसमें आपका चित्तौड़गढ़ किया गया है, कुंभलगढ़ किया गया है, रणथंभौर किया गया है, और ये तीनों आपके कहां, कौन सी स्टेट में पड़ते हैं, तो ये आपके राजस्थान में पड़ते हैं। वहीं अगर पश्चिमी घाट की बात करूं तो इसको 2013 में शामिल नहीं किया गया है, 2012 में इसको शामिल किया गया था। कब, 2012 में, ठीक है। वेस्टर्न घाट को 2012 में शामिल किया गया है, और ये कहां कहां फैला हुआ है, तो आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है, आपका केरल और आपका कर्नाटक वाले क्षेत्र में ये वेस्टर्न घाट आपका फैला हुआ है। और ये तीनों कहां पर हैं, ये तीनों आपके राजस्थान में है। वहीं यूनेस्को की बात करूं, किसकी सूची में शामिल करेंगे इसको, तो यूनेस्को की। वहीं अगर यूनेस्को की बात करूं तो इसकी स्थापना 1945 में होती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस में हो जाता है। कहां पर, पेरिस, यानी कि पेरिस किसकी राजधानी है, तो आपकी फ्रांस की, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस में है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसके अंतर्गत वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो आपके प्राणी होते हैं उनका पर्यावरण से कैसा संबंध है, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, विद एनवायरमेंट आर स्टडीड, ठीक है। तो किसमें अध्ययन किया जाता है, तो इसका क्वेश्चन सही होने वाला है इकोलॉजी में। किसमें, इकोलॉजी में। इकोलॉजी में वनस्पतियों का प्राणियों के साथ जो संबंध होता है, वनस्पतियों और प्राणियों का जो संबंध होता है एनवायरमेंट के साथ, उसका अध्ययन किया जाता है। वहीं अगर एनाटॉमी की बात करूं तो मानव शरीर की आंतरिक संरचना है, मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आंतरिक संरचना का अध्ययन आप करते हो एनाटॉमी में, ठीक है। मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन आपका एनाटॉमी में किया जाता है। वहीं पोमोलॉजी में बात करूं तो फलों का अध्ययन हो जाएगा, किसका, फलों का अध्ययन आप पोमोलॉजी में करते हो, ठीक है। वहीं अगर मैं हेपेटोलॉजी की बात करूं तो इसमें आपका यकृत का अध्ययन किया जाता है। किसका, यकृत, यानी कि लीवर का अध्ययन आप किस में करते हो, तो लीवर का अध्ययन आप हेपेटोलॉजी में करते हो। और यकृत दिवस कब मनाया जाता है, तो यकृत दिवस आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे हो, और पसंद आ रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को फैलाइए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में पूरे जोर के साथ, ठीक है, जोश के साथ, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए आपको विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।